तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी को, समझने की कोशिश करेंगे इसकी एंडिंग, जानेंगे कैसी रही इसकी ऑस्कर्स में परफॉर्मेंस, कैसे ये डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से बेहतर मल्टीवर्स स्टोरी हमें देती है, और एक छोटा सा रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑस्कर्स की बातचीत से ही कर लेते हैं, जहाँ पे इस साल इसको अकेडमी अवार्ड में 11 नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें से उसने इतने सारे ऑस्कर भी जीते हैं। की हू क्वान फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, जेमी ली कर्टिस फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर फॉर डैनियल्स, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले मिशेल यो फॉर बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट पिक्चर। वैसे बाकी जितनी भी मूवीज है जो इस साल ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है, अगर आपको जानना है कि आप उसे इंडिया में कहाँ देख सकते हैं, तो मैंने उस पर एक आर्टिकल भी लिखा है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। बट अब आ जाता है मेन सवाल पे, क्या होता है इस मूवी की एंडिंग में, क्योंकि ये इतनी आसान स्टोरी नहीं है जो हमें इतने अच्छे से समझ आ जाए। हालांकि डायरेक्टर्स ने बहुत ही बढ़िया कोशिश की है और आपको बहुत सारी चीजें इंस्टेंटली समझ आ जाती है, लेकिन कुछ ऐसे बिहाइंड द सीन्स मीनिंग है जो आपको मेरे हिसाब से पता होने चाहिए। ना ही सिर्फ ये हमारी जिंदगी को अफेक्ट करती है, फिलोसॉफी की बातें होती है, बट कहीं ना कहीं हमें ये एक जीने का तरीका भी सिखाती है। और आगे बढ़ने से पहले ऑफकोर्स ये चीजें स्पॉइलर है, अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी तो ये वीडियो यहाँ पे आप वॉच लेटर में डाल सकते हो। ये वैसे अभी भी इंडिया में कुछ जगहों में थिएटर में लगी हुई है और सोनी लिव पे भी अभी आ चुकी है। मुझे नहीं पता वहाँ पे वो कब तक रहेगी, तो आप उसे वहाँ पे जाके देख सकते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। बट अगर ये मूवी देख रखी है या आप वो मूवी देख के आ चुके हो तो यहाँ से उसे स्टार्ट कर लो। और उसे डिटेल में जाने से पहले एक फन फैक्ट, ये जो स्टोरी है वो डायरेक्टर्स ने पहले जैकी चैंग के लिए सोची थी, बट बाद में उसे चेंज कर दिया गया मिशेल यो के कैरेक्टर के लिए। कौन है वो? उसका नाम है एवलिन, एक एशियन लेडी जो रहती है अमेरिका में, वहां पे चलाती है एक लॉन्ड्री, और अभी वो तैयारी कर रही है डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने की, क्योंकि उसे जाना है आईआरएस के पास, यानी वहां के टैक्स डिपार्टमेंट के पास, अपने जो है टैक्स और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए। तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि ये उसके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। बट बाकी जगह भी उसकी जिंदगी कोई बढ़िया नहीं चल रही। उसका पति, जो वैसे अपना रिश्ता अभी भी उससे बनाए रखना चाहता है, उसे लगता है कि अब उन दोनों के बीच में प्यार नहीं बचा। उसकी बेटी भी उससे काफी खुश नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ उसको समझ नहीं पाती। और उसके पिताजी बाकी कई सारे एशियन पेरेंट्स के जैसे ही है, जिसमें आप इंडियन पेरेंट्स को भी काउंट कर लो, कि वो थोड़े से जजमेंटल भी है और आपसे हमेशा ऊपर ही रहेंगे। तो जैसे ही वो जा रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का ऑडिट करवाने के लिए, उनकी लाइफ में आ जाता है एक बड़ा चेंज, क्योंकि जो उसका पति होता है वेमंड, उसके अंदर जो है कॉन्शियसनेस आ जाती है एक दूसरे यूनिवर्स के वेमंड की। ये होता है अल्फा यूनिवर्स का वेमंड, और वो बताता है कि उसे इस यूनिवर्स की एवलिन की जरूरत है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। और एवलिन के पास ये चॉइस होती है कि क्या वो इस मल्टीवर्स का हिस्सा बनना चाहती है या नहीं चाहती। और उसे बोरिंग और दुखी कन्वर्सेशन से बाहर निकलने के लिए एवलिन वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है और पहुंच जाती है मल्टीवर्स में, जहां पे हमें समझना पड़ेगा ये मल्टीवर्स बना कैसे। तो जो वो अल्फा यूनिवर्स का वेमंड होता है, वो उसे समझाता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चॉइसेस होती है, और हम जिस चॉइस को चूज करते हैं वहां से एक नया लाइफ पाथ बन जाता है और उससे एक नया यूनिवर्स खड़ा हो जाता है। तो जो हमारी जिंदगी है और उसमें हम क्या करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, ये बताती है कि हमारे यूनिवर्स में हमारे साथ आगे क्या होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज में तो वैसे ये समझाया गया था कि जो आपके सपने होते हैं वो बताते हैं कि आपके दूसरे यूनिवर्स में आपकी जिंदगी कैसी चल रही है। ये मूवी उसको थोड़ा अलग तरह से एक्सप्लेन करती है और कहती है कि जिंदगी की चॉइसेस ये बताती है कि आपका यूनिवर्स कैसा रहेगा। तो जब एवलिन अपने इस पोटेंशियल को डिस्कवर करती है और बाकी यूनिवर्स की एवलिन से अपनी पावर्स लेना शुरू कर देती है, तब उसे पता चलता है कि जो यहाँ पे मेन विलन है, जिसके लिए सारी लड़ाई चल रही है, वो उसी की बेटी है, जोबू टुबाकी। तो हमें पता चलता है कि जो वो अल्फा यूनिवर्स है, वहां पे जो एवलिन थी वो थी एक बहुत ही महान साइंटिस्ट, और उन्होंने डिस्कवर कर लिया था कि जो अपने दूसरे यूनिवर्स के काउंटर पार्ट्स है उससे आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसे मूवी में बोला गया है वर्स जंपिंग, या जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज में भी होता है कि वो ड्रीम वॉकिंग करते हैं, कि वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा दूसरों के अंदर आ जाती है, मतलब दूसरे यूनिवर्स के पार्ट के अंदर। वैसा ही यहाँ पे उनके पास टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, लेकिन जो ये एवलिन होती है ये सारे एक्सपेरिमेंट अपने बेटी पे ही कर देती है, जिस वजह से उसकी बेटी पूरे मल्टीवर्स में फंस जाती है, पूरे मल्टीवर्स को डिस्कवर कर लेती है। उसका माइंड यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है, और तब वो वहां पे डिस्कवर करती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को, नथिंग मैटर्स, जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। और उसने यहाँ पे बना दिया है एक एवरीथिंग बेगल। बेगल बेसिकली एक खाने की चीज होती है, और एवरीथिंग बेगल उसको कहते हैं जहाँ पे उसके अंदर जो टॉपिंग्स डाली जाती है ना, अगर उसमें सारी टॉपिंग्स एक साथ डाल दी जाए तो उसे आप एवरीथिंग बेगल बोलोगे। तो जोबू टुबाकी जो दूसरे यूनिवर्स में एवलिन की बेटी है, वो उसे कहती है कि उसने अब सारे मल्टीवर्स को इस जगह पे इकट्ठा कर दिया है, और वो चाहती है कि वो उसके अंदर
चली जाए, क्योंकि जिंदगी का जब कोई मकसद है ही नहीं तो वो जी के क्या ही करेगी। लेकिन एवलिन की कुछ कोशिशों के बाद भी वो इस मल्टीवर्स को संभाल नहीं पाती। उसका भी माइंड यहाँ पे जो है फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, और जहाँ पे उसे लगता है कि जब कोई मतलब ही नहीं है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे उनका डिवोर्स होने वाला था तो वो उसे एक्सेप्ट करने लगती है। वो जो IRS वो टैक्स वाली लेडी थी उसे भी मारने चली जाती है। लेकिन एंड में उसका पति उसे समझाता है कि जिंदगी का कोई मकसद है और वो है काइंडनेस, जिसको आम भाषा में अगर हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो वो है अच्छाई। और मूवी के एंड में जहाँ पे जोबू टुपाकी और उसके सारे मिनियंस यहाँ पे हमारी एवलिन के सामने खड़े हुए हैं, एवलिन यहाँ पे सबको प्यार दिखा देती है और उस तरीके से वो ना ही उन सब लोगों को बचा लेती है बल्कि अपनी बेटी को भी इस बुरे ख्यालों से बाहर ले पाती है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी बेटी को अब समझ सकती है, और जैसे वो भी एक टाइम पे थोड़ी सी रिबेलियस थी, वो चाहती है कि उसकी बेटी भी थोड़ी बहुत उसके जैसी जो है ही वो उसके डिसीजन में उसका साथ दे, जो शायद उसके पेरेंट्स ने वहां पे नहीं दिया था। और एंड में ये लोग साथ में हो जाते हैं और खुशी खुशी एक फैमिली की तरह जाते हैं अपने लॉन्ड्री के बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाने के लिए। ऑफ कोर्स ये मूवी इतनी भी इजी नहीं है, और भी चीजें समझने के लिए है, तो आप उसके लिए आपको मूवी आपने देखी होगी तो आप जानते ही होंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप समझना कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या था, क्या हमें अंदर से जानना चाहिए यहाँ पे। तो पहला तो यहाँ पे बड़ा बेसिक मीनिंग है कि मल्टीवर्स कैसे बना। जैसा हमें बताया गया, आपकी लाइफ की चॉइस डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो ये हमें बताता है कि जिंदगी में जो हम डिसीजन लेते हैं, जो हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, वो बताएगा कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। चाहे वो करियर की बात हो, चाहे वो आज का करना है, चाहे वो हमें अपनी रिलेशनशिप्स के साथ क्या करना है, ये सब चीजें आपकी चॉइस पे है। आप डिसाइड करते हो कि आपकी जिंदगी कैसी चलेगी। वहीं पे मूवी फैमिली की बात करती है, जिसमें शुरुआत होती है जनरेशन गैप से। जैसे मैंने कहा, एशियन फैमिलीज में हमेशा एक माता पिता और बच्चों के बीच में गैप रहता है। जैसे एवलिन यहाँ पे स्टार्टिंग में अपनी बेटी को रोकना चाहती है, लेकिन रोकते रोकते उसे कह देती है कि तुम तो मोटी हो रही हो, जिसका मतलब शायद ये नहीं था कि वो अपनी बेटी की बेइज्जती कर रही है, जो उसकी बेटी को लगा, बट वो उसे समझाना चाहती थी कि भाई तुम्हारे साथ कोई अगर दिक्कत है तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब वो समझती है उसकी प्रॉब्लम्स को, लेकिन वो उसे डायरेक्टली नहीं कह सकती, वो उसे इनडायरेक्टली बता रही है। और कहीं ना कहीं ये उसकी बेटी के साथ भी है, वो सारी चीजें अपनी माँ से कन्वे नहीं कर पा रही। वो चीज को यहाँ पे वो ब्रेक करती है, और मूवी के एंड में हमें देखने को मिलता है कि ना ही वो अपनी बेटी के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर चुकी है, बट वो चाहती भी है कि वो सब यहाँ पे खुशी से रहे और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझे और एक साथ रहे एंड में। और वहीं पे बात आती है प्यार की, उसके पति की, जो हमेशा उसके साथ खड़ा हुआ है। भले ही वो यहाँ पे अपनी बीवी से नाखुश है और उसे डिवोर्स देने की सोच रहा है, लेकिन मूवी में हमें पता चलता है कि वही वो इंसान था जो अलग अलग जगहों पे वो गूगली आइज लगा रहा था, सिर्फ अपनी बीवी को खुश रखने के लिए। और जो वो एंड में बात करता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये मल्टीवर्स क्या और ये सब क्या है, लेकिन मुझे बस एक चीज पता है कि हमें काइंड होना पड़ेगा। वो बेसिकली हमें सिखाता है खुश रहना। वेमंड यहाँ पे खुश था, और वेमंड उसका पति था, उसे भी पता है कि उनका बिजनेस जो है खतरे में आ सकता था, उनकी फैमिली लाइफ जो है वो स्टार्टिंग में अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन वो तब भी सारी चीजों को मैनेज करना चाहता है खुशी के साथ। और मूवी के स्टार्टिंग हो या एंड में हो, जो भी वो IRS का उन पे जो है ऑडिट होने वाला था, उसे वही यहाँ पे रोकता है, जो दिखाता है कि वही वो बंदा है जो उसकी जिंदगी को में एवलिन को बचा के रखे हुए है, जो हमें ये सिखाता है कि एंड में जो चीज हमें मैटर करती है वो है खुशी, वो है अपनापन। यहाँ पे हमें फिलोसॉफी के दो कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है एग्जिस्टेंशियलिज्म और नाइलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म यहाँ पे जो है एवलिन के साथ भी है और उसके पति के साथ भी और उसकी बेटी के साथ भी। बेसिकली इसका मीनिंग होता है कि लाइफ का पर्पस क्या है, जिंदगी क्यों मिली है हमें। और यहाँ पे एवलिन अपनी जिंदगी में इतनी फंसी हुई है, जैसे वो बताती है कि उसकी लाइफ एक सर्कल में ही घूमे जा रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, बस वो उसे सॉल्व कर रही है। और जो विलन है मूवी की, जोबू टुपाकी, वो रिप्रेजेंट करती है नाइलिज्म को, क्योंकि उसने पूरा मल्टीवर्स देख लिया है, क्योंकि उसने सब कुछ देख चुकी है। वो यहाँ पे उसे लगता है कि जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, और वो चाहती है कि जो वो ब्लैक होल है, वो ये नहीं कह रही कि वो बेगल के जरिए पूरी दुनिया को खत्म कर देगी, पूरा यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स बर्बाद कर देगी। वो बस ये कह रही है कि जब मतलब ही नहीं है तो हम इस बेगल के अंदर चले जाते हैं और हर चीज को अलविदा कह देते हैं। और एंड में कुछ ऐसा ही हो रहा था। एवलिन चाहती तो वो नाइलिज्म की तरफ भी जा सकती थी, लेकिन इन सब के बीच जो है एंड में आगे जहां मूवी अटकती है, जहां मूवी का एंड होता है, वो हमें बताता है कि हमें ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमें बस ये सोचना चाहिए कि जो हो रहा है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ और मैं कैसे उससे खुशी पा सकता हूँ। और जो एंडिंग में सब लोग साथ में देखने को मिलते हैं और एवलिन वहां पे काफी खुश लग रही थी, वो बस ये दिखाता है कि हमें उस मोमेंट में होना चाहिए, हमें हर मोमेंट को जीना चाहिए। बट इस सब फिलोसॉफी के बीच एक सवाल यहाँ पे रही जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस क्यों इससे थोड़ी पीछे रह गई, क्यों वो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को इतने बढ़िया तरीके से नहीं दिखा पाई। और मैं यहाँ पे ये भी कोई कोशिश नहीं कर रहा कि ये मूवी सबसे अच्छी है और ये मूवी बहुत बुरी है। कोई भी मूवी कभी लाइक या डिसलाइक का बटन नहीं हो सकती कि ये अच्छी है और ये इसको मैं डिसलाइक कर रहा हूँ। और अगर मैं मूवी देख के ये भी बोल सकता हूँ कि जो मूवी के अंदर जोबू टुपाकी का कैरेक्टर है वो वांडा का कैरेक्टर हो सकता
सकता था और एवेलिन जैसा जो है वो स्टीफन स्ट्रेंज को दिखा सकते थे। बट बेसिकली उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने मल्टीवर्स को बस एक गिमिक के तौर पे यूज नहीं किया, उसको एक प्लॉट डिवाइस बनाया। वो आपकी मूवी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था और इतना इंपॉर्टेंट था कि आपको समझ आता है कि क्या हो रहा है, आप उसे अच्छे से समझ पाते हो। बट अगर मुझे जो मल्टीवर्स का मेन कॉन्सेप्ट है, आपका सागा ही यहाँ पे मल्टीवर्स के ऊपर चल रहा है, वही मुझे समझ नहीं आ रहा, तो फिर आगे की बात क्या ही रहेगी। और इस सब सुपर साइंस फिक्शन के बीच डायरेक्टर्स ने एक बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे की कि अपने मेन कैरेक्टर्स पे काफी अच्छा फोकस किया। डॉक्टर स्ट्रेंज में भी काफी पॉसिबिलिटी थी, डॉक्टर स्ट्रेंज की एक डार्क साइड दिखाई जा सकती थी, दिखाया जा सकता है कि वो बुरी डायरेक्शन में भी जा सकता है। जहां मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हमें डायरेक्टली बोल देती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक प्रॉब्लम है, उसे समझाया जा सकता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही क्यों यूनिवर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वांडा जहां अपने बच्चों को ढूंढ रही है, उसको और थोड़ा इमोशनली दिखाया जा सकता था। थोड़ी कोशिश उन्होंने एंड में जाके की, उससे मैं मना नहीं कर रहा, बट उसका एक मीनिंग हो सकता था कि वो अपने काउंटर पार्ट से क्या सीख रही है। और जहां तक बात है मल्टीवर्स की, देखो नो वे होम में भी मल्टीवर्स को एक काइंड ऑफ फैन सर्विस के तौर पे यूज किया गया कि हमारे पुराने विलन्स और पुराने हीरोज जो है वो वापस आ रहे हैं। लेकिन तब भी वहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीन आता है जब स्पाइडरमैन अपनी आंट में को खो देता है और उसे लगता है कि अब उसे सामने विलन को मार डालना पड़ेगा। तब वहां पे बाकी यूनिवर्स के पीटर आते हैं और उसे समझाते हैं कि उसे ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भले ही थोड़ा सा क्लीशे कॉमिक बुकिश डायलॉग है, लेकिन ये बेसिकली इस कैरेक्टर की मिथोलॉजी को डिस्क्राइब करता है। मल्टीवर्स सागा का देखो मीनिंग ये नहीं होना चाहिए कि हम पुराने हीरोज को वापस ले आए या बहुत सारे हीरोज एक साथ दिखा दे और फैंस खुश हो जाएंगे कि देखो सब कुछ एक साथ है। यहाँ पे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का मीनिंग ये होना चाहिए कि उस मल्टीवर्स के जरिए हमारे जो मेन कैरेक्टर है, हमारे यूनिवर्स के जो मेन डॉक्टर स्ट्रेंज है, वांडा है, स्पाइडरमैन है या लोकी है, वो क्या सीख रहे हैं। अब जो वहां पे होगा वो तो देखा जाएगा, बट हमें पता है कि मिशेल यो और के हू क्वान जो इस मूवी के 2 लीड स्टार्स थे, वो दोनों ही अभी एमसीयू का पार्ट बन चुके हैं। मिशेल यो तो हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल गई थी और बाद में वो शंची में भी रिटर्न करती है एक दूसरे रोल में। और वहीं पे के हू क्वान जो है वो पार्ट बन चुके हैं लोकी के सीजन 2 का। ओवरऑल अगर मैं मूवी का रिव्यू करूँ, ऑफ कोर्स इतनी सारी बातें तो हो ही चुकी है, तो रिव्यू में मतलब क्या ही मैं ऐड कर सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं ये मूवी अलग अलग जॉनर्स को मिक्स करती है, चाहे वो हो कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, साइंस फिक्शन, और सबको मिला के एक डीपली पर्सनल इमोशनल स्टोरी डिलीवर करती है। और सबके बीच हमें बहुत सारे पॉप कल्चर के ईस्टर एग्स भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो हो पुरानी कुंफू कराटे मूवीज का मोन्टाज, रेटेट्यूली मूवी, मैट्रिक्स के ईस्टर एग्स या फिर कुछ अडल्ट जोक्स, जिससे मुझे समझ आता है कि जो बहुत ही बढ़िया चीज यहाँ पे हुई ना, वो है एग्जीक्यूशन। स्टोरी देखो, स्टोरी बनाना एक बात होती है, लेकिन उसे स्क्रीन पे कैसे दिखाया जा सकता है ये एक दूसरी बात है। और यहाँ पे मेरे हिसाब से मेन चीज की है मूवी के डायरेक्टर डैनियल्स ने। ये जोड़ी ने जिस तरह से स्टोरी को दिखाया है, एक मल्टीवर्स का ट्विस्ट देके, कुछ बढ़िया कॉमेडी देके और इतने बढ़िया स्क्रीन प्ले के साथ, जो ना ही हमें ये कहता है कि ये बस एक माइंडलेस एडवेंचर है जो थिएटर में देखने में काफी मजा आएगा, और ना ही हमें ये कहता है कि ये बहुत ही ये ऑस्कर टाइप की मूवी है जो शायद आपको थोड़ा बोर कर देगी। ये कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में रह के हमें कुछ नया प्रोवाइड करता है। और चलिए यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप नीचे लाइक का बटन दबा सकते हैं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।